Hey everyone, I welcome to on the YouTube channel of the RSC। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नीट प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, उनके सॉल्यूशंस के बारे में और कॉन्सेप्ट के बारे में बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ये जो वीडियो लेक्चर है इसमें थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक उठाया है। इस थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें से 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं। ये वीडियो लेक्चर नीट 2021 के बच्चों के लिए, नीट 2022 के बच्चों के लिए और जो 11th-12th फाउंडेशन कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो लेक्चर के बाद में आप फिजिकल केमिस्ट्री के इस हाई वेटेज वाले थर्मोडायनेमिक्स जो टॉपिक है इसके क्वेश्चन अच्छे से लगा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट में ये पेन ले लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फॉर ए सैंपल ऑफ परफेक्ट गैस व्हेन इट्स प्रेशर इज चेंज्ड आइसोथर्मली फ्रॉम P initial to P final, the entropy change is given by। एंट्रोपी बतानी है, एंट्रोपी चेंज बताना है। एंट्रोपी चेंज बताना है। इसमें कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इन एक्सप्रेशन में आपको बताना है कि कौन सा वाला एक्सप्रेशन सही है। तो इसके लिए मैं ये नई स्लाइड ले लेता हूँ और इसमें बात करते हैं एंट्रोपी की। एंट्रोपी इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन तो करेंगे, उनके सॉल्यूशन तो करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी डिसऑर्डरनेस ऑफ पार्टिकल्स कह सकते हैं, या सिस्टम कह सकते हैं, सराउंडिंग कह सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस का डिग्री होता है, मेजरमेंट होता है डिसऑर्डरनेस का, रेंडमनेस का डिग्री होता है। एंट्रोपी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे से। ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और ये एक स्टेट फंक्शन है। अब स्टेट फंक्शन क्या होता है? जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो अमाउंट पर डिपेंड करे, अमाउंट पर डिपेंड करे। एंट्रोपी की एब्सोल्यूट कभी भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट कैलकुलेशन का मतलब कैसे? जैसे वेपर दे रखी हो तुमको, वेपर है और लिक्विड है और सॉलिड है। मान लीजिए वाटर की है, ये वाटर की बात कर रहा हूँ मैं। तो वेपर में जो इसके पार्टिकल होंगे, वाटर पार्टिकल्स, ये दूर दूर रहेंगे। सबको पता है कि गैस में पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं। इसमें रेंडमनेस ज़्यादा होगी, है ना? रेंडमनेस ज़्यादा होगी। जो लिक्विड है इसमें रेंडमनेस कम होती है, थोड़े थोड़े पास पास में होते हैं ये। और जो सॉलिड है इसमें बिल्कुल पास पास में होते हैं, क्रिस्टलाइज होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो बात करेंगे अपन इसकी एंट्रोपी की इन तीनों में, तो सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किसकी होगी? वेपर की, क्योंकि इसमें रेंडमनेस ज़्यादा है। मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस ही तो है एंट्रोपी। तो वेपर की एंट्रोपी ज़्यादा, फिर लिक्विड की और फिर सॉलिड की। तो तो अब ये जो एंट्रोपी है इसमें आपको मैं बता रहा था कि इसकी एब्सोल्यूट जो है कैलकुलेशन नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट कैलकुलेशन का मतलब है कि ये क्या है? एज ए फंक्शन काम कर रहा है ना यहाँ पर। मतलब एब्सोल्यूट का मतलब है जैसे वेपर है ना, तो इसमें हर एक पार्टिकल को गिन नहीं सकते कि कितने पार्टिकल्स है, कैसे रेंडमनेस पड़े हुए हैं ये, है ना? कैसे रेंडमली कैसे पड़े हुए हैं ये पता नहीं कर सकते। ऐसा ही सॉलिड में भी नहीं गिन सकते। इसीलिए एब्सोल्यूट का कभी भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। हम एंट्रोपी के लिए, इसके चेंज के लिए एंट्रोपी चेंज का कैलकुलेशन करते हैं। क्योंकि ये एक स्टेट फंक्शन है तो इसमें स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, S2 माइनस S1 इक्वल्स टू डेल S। ठीक है।
अब बात करता हूँ मैं इसके एक्सप्रेशंस की। एक्सप्रेशन कहाँ से आते हैं इसके? तो सबसे पहले जो बेसिक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है कि जो एस है, डेल एस है, वो होता है क्यू अपॉन टी। अच्छा, छोटे चेंज के लिए डी क्यू इज इक्वल टू डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब क्योंकि मेरे को पता है, हाँ एक बात और, यहाँ पे ये रिवर्सिबली होना ज़रूरी है। इरिवर्सिबल के लिए एंट्रोपी को कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। रिवर्सिबल जो प्रोसेसेस होती है उनके लिए ही, अगर कोई किसी भी सिस्टम को रिवर्सिबली हीट प्रोवाइड की जाए ना, तब उसके एंट्रोपी में कितना चेंज हुआ वो इस एक्सप्रेशन से देते हैं। तो यहाँ पे रिवर्सिबल लिखना ज़रूरी है। तो अब उसमें अपने क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है वो? प्रेशर के टर्म की बात कर रहा है ये। पी इनिशियल दे दिया, पी फाइनल दे दिया, और अपने इनमें भी दे सकते हैं अपन, ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें भी ये प्रेशर की बात कर रहा है, प्रेशर के लिए ही फॉर्मूला पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो क्योंकि अपन को पता है कि रिवर्सिबल, और एक चीज़ और, हाँ रिवर्सिबल, एक चीज़ देख लेते हैं पहले। इसमें एक चीज़ देखने की ज़रूरत थी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, वो थी आइसोथर्मली। आइसोथर्मली का मतलब क्या है? आइसोथर्मली का मतलब है कि इस प्रोसेस में, पूरी प्रोसेस में टेम्परेचर का चेंज हुआ ही नहीं है। चेंज इन टेम्परेचर डी टी बिल्कुल जीरो है, डेल टी जीरो है, डेल टी इक्वल टू जीरो। और क्योंकि मेरे को पता है कि एफ एल ओ टी से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या होता है, डेल यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू होता है ना। और रिवर्सिबल के लिए अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर रिवर्सिबल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। डेल यू क्या होता है? ये होती है इंटरनल एनर्जी, ये होता है वर्क, और ये क्या होती है? हीट। अच्छा, तो जो इंटरनल एनर्जी है डेल यू, वो मैक्सवेल के लॉ के अकॉर्डिंग जो डेल यू है वो फंक्शन है किसका? ओनली टेम्परेचर का, फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ, आइडियल गैस के लिए ये फंक्शन है ओनली टेम्परेचर का। अच्छा, अब बात करेंगे अपन, क्योंकि ये टेम्परेचर का फंक्शन है इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर जीरो है, डेल टी जीरो है, तो डेल यू भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे डेल यू जीरो कर दो, यहाँ पे डेल यू जीरो हो गया, तो डब्लू प्लस क्यू कितना आ गया? जीरो। तो डब्लू इज इक्वल टू माइनस क्यू रिवर्सिबल है। और अब अपन को निकालना है ये डब्लू निकालेंगे। डब्ल्यू के लिए अपन को सबको पता है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है, मैकेनिकल वर्क जो होता है वो माइनस पी एक्सटर्नल डीवी होता है ना। पी एक्सटर्नल जो एक्सटर्नली प्रेशर लगाया गया है किसी भी सिस्टम पर, और डीवी उस सिस्टम में प्रेशर लगाने पर कितना चेंज हुआ वो है। अच्छा, V2 से V1 तक अगर इसमें इसका मैं इंटीग्रेशन करता हूँ दोनों साइड, तो ये तो पी एक्सटर्नल अगर प्रेशर कांस्टेंट है तब तो बाहर आ जाता है, लेकिन रिवर्सिबल में प्रोसेस होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है उनमें प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता, इरिवर्सिबल में कोई प्रेशर कांस्टेंट रहता है। इसीलिए मैं यहाँ पर आइडियल गैस मानते हुए, उसको परफेक्ट गैस लिखा हुआ ना उसमें, तो इसलिए मैं आइडियल गैस मानते हुए पी एक्सटर्नल की जगह यहाँ पे एन आर टी अपॉन वी लिख सकता हूँ। कैसे? आइडियल गैस के लिए पी वी इजिकल टू एन आर टी होता है, तो पी इजिकल टू एन आर टी अपॉन वी कर लिख दिया मैंने, नो दिक्कत, ठीक है। अभी यहाँ पे डी वी लगा दूंगा और इसका फिर से इंटीग्रेशन, फिर एन आर टी, ये तो तीनों कॉन्स्टेंट है उसमें दे रखा है, तो ये तो मैं बाहर ले लूँगा एन आर और टी। अब इंटीग्रेशन करूँगा डी वी बाई वी का, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा अपना? एन आर टी, ये इंटीग्रेशन करूँगा V1 से V2 तक, एन आर टी एल एन V2 अपॉन V1, है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के फिर मैंने लॉ की प्रॉपर्टी लगा दी डायरेक्ट। अच्छा, एक एक्सप्रेशन और जानते हैं अपन, क्या? कि P1 V1 इक्वल्स टू होता है P2 V2 के, जैसे स्टेटमेंट पढ़ गए हैं।
तो V2 अपॉन V1 क्या हो जाएगा, P1 अपॉन P2। इस चीज़ को इसकी जगह रख दूँ, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, W कितना आ जाएगा, NRT। यहाँ ये माइनस चलता रहा है, माइनस तो जो था ना पहले से वो तो चल रहा है, पहले से चल रहा है, ये माइनस लगाना मत भूलना है ना, माइनस NRT ln P1 अपॉन P2। अच्छा अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें अपन ने क्या किया था अभी, W इज इक्वल टू क्या किया था, Q रिवर्सिबल किया था ना, तो ये W का एक्सप्रेशन क्या आ गया अपने, माइनस NRT ln P1 अपॉन P2। तो यही तो हीट है, तो माइनस Q रिवर्सिबल भी कितना हो जाएगा, माइनस NRT ln P1 है ना, प्रेशर की फॉर्म में P1 अपॉन P2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो Q रिवर्सिबल आ गया ये। अब इस Q रिवर्सिबल को मैं ले जाके इस वाले जो अपना पहले वाला जो एक्सप्रेशन था उसमें रख दूंगा Q रिवर्सिबल में। तो अगली स्लाइड लेता हूँ मैं, कोई ये जगह नहीं है इसमें, एक मिनट यहीं पे लिख देते हैं। तो क्या था, डेल एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ये फाइनल, ये शुरू का था अपना एक्सप्रेशन जो बेसिक है। क्यू रिवर्सिबल में क्या है अपना, एन आर टी एल एन P1 अपॉन P2 और टी का टी से टी कैंसिल हो गया, तो NR ln P1 अपॉन P2 आ गया। P1 क्या है, इनिशियल प्रेशर, और जो P2 क्या है, फाइनल प्रेशर। ठीक है, तो ये देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है इसमें, डेल एस इज इक्वल टू RT ln P1 अपॉन P2। एन नहीं आया इसमें, है ना, मोल्स तो आने जरूरी थे। NR ln P2 अपॉन P1 है, ये तो हो ही नहीं सकता, V2 अपॉन V1 होता। डेल एस इज इक्वल टू NR ln P1 अपॉन P2, ये सही है। तो ऑप्शन बी कौन सा सही हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन भी गलत है, कैसे, डेल एस इज इक्वल टू NRT ln P2 अपॉन P1 है इसमें भी, ये भी गलत हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आई होप ये एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहा है, द करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर। सभी टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी, उसके लिए कोई भी फेवरेबल कंडीशन बताओ। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए अपन को पढ़ना पड़ेगा गिब्स फ्री एनर्जी, डेल जी पढ़ना पड़ेगा। डेल जी क्या होता है, डेल जी किसी भी सिस्टम की वह फ्री एनर्जी होती है, वह एनर्जी होती है जो उसको मैक्सिमम वर्क करने को बोले कि मैक्सिमम वर्क कर सकता है तो इस एनर्जी से, तो वो होता है उसका सिस्टम का डेल जी। अब डेल जी जो है वो अगर नेगेटिव हुआ, किसी रिएक्शन के लिए डेल जी नेगेटिव हुआ, तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, स्पॉन्टेनिटी की शर्त है। और अगर डेल जी पॉजिटिव हुआ तो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये डेल जी का कौन सा एक्सप्रेशन होता है। डेल जी इज इक्वल टू, वैसे तो क्या होता है कि जी होता है, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस होता है, लेकिन इनके चेंज के लिए बात करें तो डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस होता है। और ये कहाँ से आया, ये मैक्सवेल के लॉज से आता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। अच्छा, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस आ गया। डेल जी को नेगेटिव कब कब कर सकते हैं अपन, इनमें से मिला लेंगे ऑप्शंस में और अपना आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है कि डेल एच नेगेटिव है, डेल एच लेस देन जीरो है और डेल एस जीरो है, और डेल एस जीरो है तो ये वाला एक्सप्रेशन तो हो गया जीरो, ये वाला एक्सप्रेशन तो जीरो हो गया। अब और डेल एच जो है वो नेगेटिव है पहले से, तो डेल एच इधर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ कि डेल एच तो है नेगेटिव, तो डेल जी कितना हो जाएगा,
नेगेटिव डेल एच, और डेल एच तो जीरो था, वो तो जीरो हो गया, चलो ये तो जीरो हो गया, तो ये नेगेटिव आ गया। हाँ, एक बात और बता दूं मैं आपको कि जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा स्पॉन्टेनिटी होगी, है ना। क्योंकि नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डेल जी भी नेगेटिव उतना ही ज़्यादा आएगा, और जितना ज़्यादा डेल जी नेगेटिव आएगा उतनी ज़्यादा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो पहले एक्सप्रेशन में तो नेगेटिव आ रहा है, तो ये वाला तो हो सकता है, लेकिन क्या पता कि डेल एच जो है वो यहाँ पे नेगेटिव कम आ रहा हो, अगले वाले ऑप्शन में ज़्यादा आ रहा हो, तो अपन को सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे। ये नीट 2016 में आया क्वेश्चन है। डेल एच इज इक्वल टू, अच्छा डेल एच ग्रेटर देन पॉजिटिव है, अच्छा ठीक है, डेल एच जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ये पॉजिटिव दिया हुआ है पहले से, ये तो एक्सप्रेशन में भी पॉजिटिव ही था। कैसे आगे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ कि डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। तो डेल एच पॉजिटिव है पहले से, तो डेल एस तो पॉजिटिव है, माइनस क्या दे रहा है, डेल एस क्या बोल रहा है, डेल एस नेगेटिव है। अब इसने डेल एस को नेगेटिव कर दिया, डेल एस को नेगेटिव कर दिया, तो ये वाली नेगेटिव हुई तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, और टी डेल एस तो ओवरऑल तो पॉजिटिव आएगा। और ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की शर्त होती है, तो डेल जी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, इस वाले ऑप्शन को तो एलिमिनेट ही करते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि डेल एच जो है वो नेगेटिव है, और डेल एस जो है वो पॉजिटिव है। डेल एच नेगेटिव, डेल एच तो नेगेटिव है, और डेल एस जो है वो पॉजिटिव दिया हुआ है, तो डेल जी इज इक्वल टू डेल एच तो नेगेटिव और वो पॉजिटिव, मतलब वो का वही एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन इसमें दोनों ऐड होके बड़ा नेगेटिव देंगे, मैग्नीट्यूड वाइज ये बड़ा होगा, क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं ना इनमें, उसमें तो ओनली डेल एच था, इसमें दोनों में ये दोनों ऐड होंगे, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो सकता है, सी ऑप्शन। या डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, डी ऑप्शन में बोल रहा है कि डेल एच नेगेटिव है और डेल एस भी नेगेटिव है। चलो बात कर लेते हैं, डेल एच नेगेटिव है और डेल एस भी नेगेटिव है, तो फिर से उसे एक्सप्रेशन में रखते हैं अपन, डेल एच में ये नेगेटिव, डेल एच नेगेटिव और डेल एस भी नेगेटिव, माइनस टी डेल एस, लेकिन ये नेगेटिव तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे दो कंडीशन बन सकती है कि अगर डेल एच बड़ा हुआ तो ओवरऑल नेगेटिव आएगा, और टी डेल एस बड़ा हुआ तो ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पहले से ऑल टेम्परेचर के लिए बोल दिया। इसीलिए अपना मैग्नीट्यूड वाइज नेगेटिव चार्ज कौन से में ज़्यादा था, वही ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप ये गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। अभी आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शंस, इनमें से स्टेट फंक्शंस नहीं है, ये बताना है। अच्छा, दो तरीके के फंक्शन होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, दो तरीके के फंक्शन होते हैं, एक तो होते हैं स्टेट फंक्शन, एक होते हैं पाथ फंक्शन। ठीक है, स्टेट फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करे, और पाथ फंक्शन जो स्टेट्स पर डिपेंड नहीं करते हो। आप ये ध्यान रखो कि पाथ फंक्शन वर्क और हीट होता है, इसके अलावा कुछ भी पाथ फंक्शन नहीं होता है, तो ये याद रखो आप तो, और हीट कैपेसिटी को भी पाथ फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, स्टेट फंक्शन में सारे आ जाएंगे उनको छोड़कर, तो इनमें से आपको जो स्टेट फंक्शन नहीं है उनको बताना है। तो पहला एक्सप्रेशन देखो, पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि Q प्लस डब्लू क्या कोई स्टेट फंक्शन है, तो सबसे पहले तो अपन को याद आ जाना चाहिए कि FLOT क्या बोलती है, FLOT क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि डेल U इज इक्वल टू होता है Q प्लस डब्लू, ये वही है ना,
तो यहाँ पे इसका मतलब तो क्या है, डेल यू, है ना। ये है इंटरनल एनर्जी। तो जो नहीं है वो बताना है। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो तो एक स्टेट फंक्शन होता है, क्योंकि मैंने बोला कि पाथ फंक्शन से कौन सा है, या तो वर्क है या हीट है ना। तो इसमें हो गया इंटरनल एनर्जी। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हीट आ गया, तो हीट तो पाथ फंक्शन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन। और थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे थर्ड है, थर्ड ऑप्शन वर्क, वर्क भी क्या है, एक पाथ फंक्शन है। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, एच माइनस टी एस। बताओ एच माइनस टी एस क्या होगा, अभी पढ़ के आए हैं अपन, क्या होगा, गिव्स फ्री एनर्जी। तो गिव्स फ्री एनर्जी भी क्या होती है, कि पाथ फंक्शन होती है, तभी तो स्टेट्स की बात की थी उसमें, डेल जी की बात, डेल तभी तो लगाया था, है ना। तो स्टेट फंक्शन है ये भी। तो जो स्टेट फंक्शन नहीं है वो कौन से हो गए, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन। सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन का कोई ऑप्शन है क्या इसमें, डी ऑप्शन इज आई थिंक करेक्ट। अच्छा, डी ऑप्शन ये रहा, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। मैं इस पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि अच्छा ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, 3 moles of an ideal gas expanded spontaneously into vacuum, है ना। इस बात को ध्यान रखना होता है इस क्वेश्चन में, वैक्यूम वाले को, कि द वर्क डन विल बी। इसमें वर्क डन पूछा है, डब्ल्यू की बात कर रहा है। जब वैक्यूम में बात कर रहा हो, आइडियल गैस की बात कर रहा हो और वैक्यूम में बात कर रहा हो, तो प्रेशर हमेशा जीरो मानना है ना। चेंज इन प्रेशर जीरो होगा, वैक्यूम में प्रेशर कहाँ होता है ना, प्रेशर ही नहीं है। जब वैक्यूम है तो वहाँ पे एयर नहीं है, एयर नहीं है तो प्रेशर ही नहीं है, प्रेशर जीरो है। प्रेशर जीरो होगा तो डब्ल्यू का क्या एक्सप्रेशन होता है, कि माइनस पी एक्सटर्नल डी वी। तो जब पी जीरो तो सब कुछ जीरो, तो डब्ल्यू जीरो आ जाएगा। ये तो छोटा सा क्वेश्चन था। तो इसमें फर्स्ट जो आंसर है, वो ऑप्शन है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। A chemical reaction will be spontaneous if it is accompanied by a decrease of। किसके डिक्रीज होने पर कोई केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, अभी बढ़ के आए स्पॉन्टेनिटी तो अपन। स्पॉन्टेनियस होने के लिए गिव्स फ्री एनर्जी का नेगेटिव होना ज़रूरी है, मतलब उस गिव्स फ्री एनर्जी का जितनी ज़्यादा फ्री एनर्जी कम होगी सिस्टम की, गिव्स फ्री एनर्जी सिस्टम की जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा उसकी स्पॉन्टेनिटी होगी, है ना। नेगेटिव, जितना ज़्यादा नेगेटिव जो ये मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होगा, उतना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी नहीं, एंट्रोपी सिस्टम का वो मतलब ही नहीं है, और मतलब भी है तो वो भी इंक्रीज होना ज़रूरी है ना। एंट्रोपी का इंक्रीज होगा, एंट्रोपी जब इंक्रीज होना चाहती है हर एक रिएक्शन में, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनते हैं तो रिएक्टेंट जो है वो अपनी एंट्रोपी इंक्रीज करना चाहते हैं, वो डिक्रीज नहीं करना चाहते। इसमें डिक्रीज करने के लिए बोल रहा है ये। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, एंथैल्पी भी नहीं होगा, एंथैल्पी भी नहीं होगा। अब एंथैल्पी क्या चीज़ होती है ये भी बता देता हूँ एक बार थोड़ा सा। एंथैल्पी को डी डेल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस, उनमें कितनी एंथैल्पी निहित है, वो होती है एंथैल्पी, डेल एच। तो डेल एच का डिक्रीज होना ये भी नहीं हो सकता। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डेल यू, नहीं ये भी नहीं पढ़ा मैंने, तो फ्री एनर्जी पढ़ा है। तो इसमें तो आप फ्री एनर्जी देख लो डायरेक्ट, ये फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम की अगर फ्री एनर्जी कम होती जाती है, मतलब उसका नेगेटिव जो मैग्नीट्यूड है, नेगेटिव मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता चला जाता है, तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती जाएगी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाता, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, दिस इज़ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपकी बार कुछ अलग है। इसमें पढ़ेंगे अपन एंथैल्पी के बारे में। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पहले तो ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में। सबसे पहले बोल रहा है ये कि व्हाट इज़ द एंथैल्पी चेंज फॉर 2H2O2। 2H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड से बनता है H2O और O2। तो इसमें अगली स्लाइड ले लेता हूँ, इसमें बात करेंगे। अब बात करते हैं एंथैल्पी की।
डेल एच, जैसा कि मैंने बताया डेल एच क्या है, ये किसी भी रिएक्शन में कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे मान लो ए से पी बन रहा है, तो इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितने एंथैल्पी का चेंज हुआ, हीट का कितना चेंज हुआ, वो क्या होगा, डेल एच, है ना। तो डेल एच जो है वो बतानी है इस वाली रिएक्शन के लिए। कौन सी वाली रिएक्शन के लिए, 2H2O2, 2H2O2, एक मिनट में देखता हूँ क्वेश्चन में, 2H2O2 से H2O प्लस O2 बन रहा है ना, H2O प्लस O2 बन रहा है इस वाली रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले, और क्या क्या दे रखा है उसने, क्वेश्चन में दे रखा है इफ हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है किसका, डेल एच एफ दे रखा है किसका, H2O का और H2O का, दोनों का दे रखा है। H2O2 का तो दे रखा है -188 और H2O का दे रखा है -286 किलो जूल पर मोल में, ठीक है। दोनों की ये यूनिट भी सेम है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले तो रिएक्शन के लिए लिखते हैं H2O के लिए, तो H2 प्लस हाफ O2 क्या देता है, H2O देता है। अच्छा, इसके लिए कितनी हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है उसने, डेल एच दे रखा है उसने 286 -286 किलो जूल पर माइनस 286 किलो जूल पर मोल। और H2O2 कैसे बनता है, H2 प्लस O2 से, क्या बनेगा, H2O2। तो मैं ऊपर वाली रिएक्शन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर नीचे वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ एक बार तो, और इसके लिए H2O2 के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी तरह की है इसने, डेल एच -188 किलो जूल पर मोल। इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2H2O2 दे रखा है ना, इसलिए। सबसे पहले तो इसको रिवर्स करता हूँ, रिवर्सिंग द रिएक्शन को रिवर्स करता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ उसको, H2O2 क्या दे रहा है, H2 प्लस O2 दे रहा है, तो अब इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव हो जाएगा, 188 किलो जूल पर मोल हो जाएगा, पर मोल। अच्छा, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाइंग बाई 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2H2O2 क्या दे रहा है, 2H2 प्लस 2O2 और अपन को कौन, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 2H2O2 प्लस, नहीं 2H2O2 दे रहा है H2O प्लस O2, इस वाली रिएक्शन के लिए लिखना है अपन को। और अपने पास कौन सी रिएक्शन आ गई, ये वाली रिएक्शन आ गई। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली रिएक्शन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी 2H2O2 हो जाएगा, फिर दोनों को जोड़ दूंगा। तो चलो इस वाली रिएक्शन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 आता तो 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इसको भी दोगुना कर दूंगा। और हाँ, अपन ने इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन भी डबल हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 886, और 886 और 1 73 376 किलो जूल पर मोल हो जाएगा इस वाली रिएक्शन के लिए। और इस वाली रिएक्शन के लिए ये 286 कितना हो जाएगा, 66 12 1 और 8 16 और 1 17 और 2 और 2 4 और 5 -572 किलो जूल पर मोल इसके लिए आ गया। मैं न्यू स्लाइड लेता हूँ नहीं। अच्छा, अब मैं इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन को फर्स्ट नाम देता हूँ और इस वाली इक्वेशन को सेकंड नाम दे देता हूँ। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस कर देता हूँ, सेकंड को, फर्स्ट को और सेकंड को दोनों को जोड़ देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, देखो
इसमें ओपन में ये रिएक्टेंट साइड में कौन सा, ये H2 2H2 ये वाला, और ये इधर ये रिएक्टेंट साइड में और ये नीचे वाला प्रोडक्ट साइड में, तो ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे 2O2 था, है ना, यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या था 1O2, तो 1O2 से 1O2 कट जाएगा और एक यहाँ पे O2 बच जाएगा, तो एक तो यहाँ पे O2 बच गया, ठीक है। और यहाँ पे 2H2O तो था ही, 2H2O2 तो था ही, और इधर था H2O, ठीक है। तो H2O हो गया इधर, तो प्रोडक्ट साइड में प्लस क्या हो गया, एक हो गया O2, है ना, ये रह गया। चलो आगे चलते हैं, क्या हुआ, नेट रिएक्शन कितनी बची, 2H2O2 इक्वल्स टू 2H2O प्लस O2, यही बची। और हाँ, शायद इसी रिएक्शन के लिए अपन को हीट ऑफ ये एंथैल्पी चेंज लिखना था, इस वाली रिएक्शन के लिए लिखना है ना, ये वाली रिएक्शन बन गई। अब अपन ने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ा, तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए एंथैल्पी कितनी थी उसको, और इक्वेशन सेकंड के लिए एंथैल्पी कितनी थी, उन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो पहले वाले में थी इक्वेशन फर्स्ट में तो -572 और इसमें थी 376, 572 -572 और 376, दोनों को जोड़ लेते हैं, ये माइनस होगा, है ना, माइनस होगा तो यहाँ पे 12 6 और यहाँ पे 9 1 माइनस के 196 आएगा, या कोई ऑप्शन माइनस के 196 आएगा, क्योंकि माइनस का था ना वो बड़ा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना, -196 किलो जूल पर मोल इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 2NH3 बनाता है, अमोनिया बनाने की हेबर प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए ΔH पूछ रहा है दोबारा से कितना होगा। लेकिन इस बात अब की बार मैं ये कैलकुलेशन नहीं करना चाहता ज़्यादा, ये तो डायरेक्ट ये इसका एक्सप्रेशन ही पूछ रहा है, तो एक्सप्रेशन तो मैं बता देता हूँ, ये लो, जो ΔH होता है एंथैल्पी जो होता है किसी भी रिएक्शन के लिए, आइडियल गैस की अगर बात करें तो वो होती है इंटरनल एनर्जी, डेल यू बोल सकते हो या फिर ई भी बोल सकते हो, इंटरनल एनर्जी प्लस डेल NGRT, है ना। अच्छा, जो डेल NGRT होती है वो क्या होगी, एक मिनट में पानी पी लेता हूँ। हाँ, जो डेल NGRT होता है ये क्या होता है, एक गैसियस जो भी रिएक्टेंट्स है प्रोडक्ट है उनकी मोल्स का डिफरेंस है डेल NG किसी भी रिएक्शन, तो इस वाले के लिए डेल NG निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, इसको ये लो मैं ई भी लिख सकते हैं इसको ना, कई जगह ई भी लिखा होता है यू भी लिखा होता है, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा ई प्लस डेल NGRT, ये एक्सप्रेशन होता है। तो इसके लिए इस रिएक्शन के लिए डेल NG निकाल लेता हूँ, डेल NG के लिए जो गैसियस मोलिक्यूल्स हैं उनके उनके वो निकालेंगे अपन, डेल NG निकाल लेंगे, उनके मोल्स का डिफरेंस। अच्छा, तो यहाँ पे मोल्स का डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, देखो प्रोडक्ट डेल NG होता है, प्रोडक्ट के मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट साइड, लेकिन ये वाले भी गैस वाले होंगे और ये वाले भी गैस वाले ही होंगे, ठीक है। अच्छा, अब निकालते हैं इसके लिए, डेल NG इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट वाले मोल कितने हैं 2 माइनस ये रिएक्टेंट वाले की टोटल मोल कितने हैं 3 + 1 कितना, यहाँ पे 1 है ना, तो ये कितना आ गया 4, तो कितना आ गया -2 आ गया डेल NG, तो अपने फॉर्मूले में रख दो,
क्या था फॉर्मूला, डेल जी इज इक्वल डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, ये था। तो डेल ई भी लिख सकते हैं ना इसको, ई प्लस ये कितना था -2 आर टी, तो -2 आर टी वाला ई प्लस -2 आर टी, ई -2 आर टी, ये वाला ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ये पीछे ये वो जो स्लाइड में जो मैंने लिखा था ना पहले फॉर्मूले, वो मिट गया अचानक से, क्या पता क्या हुआ टेक्निकल प्रॉब्लम से। तो चलो आपको तो वीडियो में पूरा मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बात करता हूँ मैं यूनिट ऑफ एंट्रोपी की। तो बोल रहा है एंट्रोपी की यूनिट क्या होती है, अरे ये तो अभी निकल जाएगा, कैसे, अपन ने थोड़ी देर में पढ़ा है, पूरा एंट्रोपी पढ़ के आए हैं क्या। डेल एच इक्वल टू क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो क्यू क्या होता है, हीट होता है जूल पर मोल, और ये क्या होती है, केल्विन, इसको ऊपर ले जाओ तो केल्विन पर मोल, ये वाला क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। देखो कहाँ पे मिल रहा है, जूल पर मोल पर केल्विन, ये रहा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अगला, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन, 300 केल्विन पर कोई 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है, वो एक्सपेंड की जाती है आइसोथर्मली। आइसोथर्मली की जाती है मतलब चेंज इन टेम्परेचर 0 है, डेल्टी क्या है 0 है। फ्रॉम ए इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर टू 10 लीटर, V1 दे दिया आपको 1 लीटर और V2 दे दिया 10 लीटर। द डेल ई फॉर दिस प्रोसेस, इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, डेल ई पूछ रहा है या डेल यू जिसे मैं लिखता हूँ। अच्छा, शुरू में बता दिया था मैंने ये क्या, कि जो डेल यू है वो मैक्सवेल के लॉ के अनुसार, जो डेल यू है वो फंक्शन होता है किसका, टेम्परेचर का और प्रेशर का, सॉरी वॉल्यूम का, है ना। लेकिन फॉर आइडियल गैस, क्योंकि यहाँ पे आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के लिए ये ओनली टेम्परेचर का फंक्शन होता है ना, टेम्परेचर का फंक्शन होता है। और जबकि टेम्परेचर का चेंज तो इसमें 0 है, तो डेल यू भी 0 हो गया, ख़त्म, कोई कैलकुलेशन नहीं थी, ये सब कुछ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 मोनो एटोमिक गैसेस ए और बी दो मोनोटॉमिक गैसेज हैं, मोनोटॉमिक जैसे एग्जांपल हीलियम, ऑर्गन, नियोन, है ना, एक्सेट्रा। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर आर मिक्सड, उनको सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। द रेशियो ऑफ द सी पी एंड सी बी, सी पी सी बी का रेशियो पूछ रहा है वो, सी पी बाई सी बी मतलब पॉइजन रेशियो गामा, ये पूछ रहा है। ऑफ द मिक्सचर क्या होगा, तो अपन को पता है कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए मैंने ऑफलाइन क्लासेस में भी बताया है ये कैसे निकालते हैं। मोनोएटॉमिक गैस के लिए क्या करेंगे, क्या होता है 5/2 अपॉन आर, और डायएटॉमिक के लिए इसकी तो डायरेक्ट वैल्यू बता रखी है मैंने वहाँ पे, तो लेकिन आप तो ये ध्यान रखो इन दोनों को, ये तो होता है सी पी आई थिंक, ये सी बी, ये सब कुछ निकालना होता है ना, सब कुछ ये कैलकुलेटेड होता है। तो सी पी बाई सी बी इक्वल्स टू आता है, जब इनको आर से आर कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 5/7 करेंगे ना, यहाँ पे आएगा ये। अच्छा, ये वाला साइड सी वी होता है, सॉरी अब याद आया, सी वी होता है, ये वाला सी पी होता है, यहाँ पे सी पी अपॉन सी वी, तो 7/5 ये आता है 1.67 के अप्रोक्स। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। हालांकि ये कैसे आया, कि आपको अगर समझ में नहीं आया है कैसे आया, तो मैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा पूरा कैसे आया। ये सारा एक्सप्रेशन निकालने की मैं, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकाले जाते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम का पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा। अलग से सेपरेट वीडियो, या तो मॉर्निंग शिप वाले सीरीज़ में, या अलग से सेपरेट वीडियो डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो ये थे 10 क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है थर्मोडाइनमिक्स के। थैंक यू वेरी मच।